हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आइए मित्रों, बात करते हैं कंपटीशन की, और एक विशेष कंपटीशन की, या ये कह लीजिएगा रेस की, या ये कह लीजिएगा कि मार्केट में कंपटीशन की, या उस कंपटीशन की बात करेंगे जो कंज्यूमर और सेल्स यूनिट व मैन्युफैक्चरिंग में चल रहा है और उसकी स्पीड क्या है। इस चक्कर में हम कंपटीशन को थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। आइए थोड़ा शुरुआत करते हैं इसकी। आज हम बाज़ार में कोई एक प्रोडक्ट लेने के लिए गए तो वहाँ पर हमने ये देखा और जो देखा उसके बाद में फिर कंपटीशन को लेकर के ख्याल आया। प्रोडक्ट साधारण था, लेकिन देखा कि ये जिस दुकान पर हम गए तो वो प्रोडक्ट थे तो वहाँ पर, लेकिन हमारा एक प्रोडक्ट ऐसा था जो कि किसी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये कह लीजिएगा नहीं, उसका पार्ट था। ठीक है, पार्ट तो थे, लेकिन वो वहाँ पर उसको फिट नहीं आ रहा था। खैर कोई बात नहीं, दूसरी दुकान पर गए, वहाँ पर भी देखा, तीसरी पर गए। इस तरीके से हमने 3-4 दुकानों पर या 4-5 दुकानों पर देखा मिला वो प्रोडक्ट, लेकिन वो हमारे काम का नहीं था। अर्थात वो कायदे से नहीं फिट आ रहा था। कहने का अर्थ ये बनता, अब वो चीज़ हमने देखी, तब ये, और किसी ने कहा ये तो बड़ा ओल्ड मॉडल है। खैर कोई बात नहीं, तब कंपटीशन पर हमारा ख्याल आया तो हमने ये पाया कि अब यहाँ पर कंपटीशन बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है, जिसके कारण चाहे आप लर्निंग में आप इन्वेस्ट कर रहे हों, चाहे आप सेल्स में इन्वेस्ट कर रहे हों, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में आप इन्वेस्ट कर रहे हों, या फिर कंजप्शन में आप इन्वेस्ट कर रहे हों। ठीक है, इतना हाईवी कंपटीशन है या इतनी हाईवी चेंजिंग स्पीड है कि कहना मुश्किल है, और जिसके कारण तमाम सारी चीज़ों को नुकसान होता है। नुकसान किसको होता है? मैन्युफैक्चरर को भी नुकसान होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको भी नुकसान होता है, सेल्समैन उसको भी नुकसान होता है, और कस्टमर कंज्यूमर उसको भी नुकसान होता है। आज जितनी स्पीड से एक ही प्रोडक्ट के नए वेरिएंट, या ये कह लीजिएगा एक ही प्रोडक्ट के नए मॉडल आ रहे हैं, उसको देख करके यहाँ पर 2 प्रकार का कंपटीशन हमको दिखाई दिया। एक तो मैन्युफैक्चरर खुद अपने ही प्रोडक्ट के साथ में कंपटीशन कर रहा है, वो खुद नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रोडक्ट के नए संस्करणों को भी वो लॉन्च कर रहे हैं, अर्थात ऐसी स्थिति में कस्टमर के पास में बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, और कंटिन्यू उसको मिल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अब कुछ प्रोडक्ट सुबह खरीदो शाम को पुराने लगने लगते हैं, अर्थात कुछ प्रोडक्ट जिनकी लाइफ 2-4-5 साल है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनकी लाइफ 2-4-5 साल है, 10 साल है, लेकिन वो भी साल 2 साल में लगते हैं ये तो बहुत पुराने हो गए। अब ऐसी स्थिति में यदि कोई उनका पार्ट है तो वो पार्ट मिलना मुश्किल हो जाता है।
मिलना मुश्किल हो जाता है। अब समस्या किसके सामने क्या है, समस्या किसके सामने क्या है। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि जो सेल्समैन है अर्थात जो सेल्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या जो दुकानदार हैं जो खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, दूसरे के प्रोडक्ट को बेचते हैं। अब यहाँ पर दो प्रकार के प्रोडक्ट को हम बेचते हैं, दो प्रकार के कह लीजिएगा, या फिर तीन प्रकार के प्रोडक्ट को हम बेचते हैं, या तीन प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। एक तो मेन प्रोडक्ट आता है, दूसरी चीज़ आती है कि उसका हेल्पिंग प्रोडक्ट, जिसके बिना वह प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता है। तीसरे आते हैं प्रोडक्ट के पार्ट। अब ये तीन चीज़ें हैं। अब प्रोडक्ट हुआ तथा उसका हेल्पिंग प्रोडक्ट हुआ तथा प्रोडक्ट के पार्ट हुए। अब मान लिया कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके पार्ट नहीं होते, अर्थात कुछ प्रोडक्ट में चेंजिंग कम होती है या एक दूसरे प्रकार की चेंजिंग होती है। अर्थात कुछ प्रोडक्ट में साइज छोटा कर दिया जाएगा, उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया जाएगा, उसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, ये प्राइस घटा दिया जाएगा, आदि इत्यादि होते हैं। तथा कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें चाहे रंग को, चाहे साइज को, चाहे अदर्स चीज़ों को बराबर वो चेंज करते रहते हैं, बराबर वो बदलते रहते हैं और उसमें प्राइस को ऐड करते रहते हैं। अब साथ ही साथ अब उसके पार्ट भी चाहिए, अर्थात पार्ट। अब जो सेल्स वाला है, ये जो रिपेयरिंग वाला है, वो कौन कौन से पार्ट रखे, किसके पार्ट रखे हैं। अब एक इंडस्ट्री के मान लिया 200-500 या 1000 प्रोडक्ट हैं। अब वो हजार के पार्ट कौन कौन से पार्ट रखे, हो कितना वो इन्वेस्ट करें, और फिर उसकी डिमांड क्या है, परिणाम होता है क्या है कि यदि कोई प्रोडक्ट जरा सा भी यदि गड़बड़ हो गया है और उसके पार्ट नहीं मिल रहे हैं, अब फिर वो प्रोडक्ट बेकार हो गया। जब वो प्रोडक्ट यूज से बाहर हो गया तो परिणाम क्या होता है कि फिर अब वो कस्टमर नया प्रोडक्ट खरीदे। अर्थात उसकी समस्या का समाधान एक दो पार्ट से हो सकता था, लेकिन वो पार्ट उसको नहीं मिल रहे हैं। जब उसको वो पार्ट नहीं मिल रहे हैं, परिणाम क्या होता है, जब उसको वो पार्ट नहीं मिल रहे हैं, परिणाम ये कि अब वो प्रोडक्ट बेकार हो गया, नया प्रोडक्ट खरीदे। इस प्रकार से वह प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की सर्विस को वो और 1-2-3 साल तक इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन एक पार्ट के अभाव में या ये भी कह लीजिएगा एक मैन्युफैक्चरर की भी ये हो सकता है कि हाँ, ये पार्ट मार्केट में मत आने दो, और इस पार्ट को ऐसा इसमें लगाओ कि ये 1 साल 2 साल 3 साल में ये गड़बड़ हो जाए, जिस प्रोडक्ट की लाइफ 4-5 साल। अब जब वो पार्ट मिलेगा नहीं, परिणाम वो प्रोडक्ट बेकार जाएगा। अब कस्टमर फिर से उसको खरीदेगा। तो परिणाम ये बात आ रही है कि जो सेल्समैन है, जो दुकानदार है, या ये कह लीजिएगा जो बिजनेसमैन है, अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है, अब उसने मान लिया ठीक है, कुछ प्रोडक्ट की एजेंसी ली या कुछ प्रोडक्ट को उसने ठीक है कहा हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन पता चलता है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट वसूल भी नहीं पाया कि तब तक दूसरा प्रोडक्ट आ गए, तीसरे प्रोडक्ट आ गए और उन्होंने पहले वाले का स्थान ले लिया।
अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर तो कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग करके नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है, लेकिन वो नया प्रोडक्ट मुसीबत खड़ी करता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और सेल्समैन के लिए। सेल्समैन के लिए वो मुसीबत खड़ा कर देता है। कुछ प्रोडक्ट हैं जिनमें ठीक है कम चेंजिंग होती है, लेकिन जो टेक्निकल प्रोडक्ट हैं, फैंसी प्रोडक्ट हैं, 100 पीस वाले प्रोडक्ट हैं या एजुकेशनल प्रोडक्ट हैं, स्किल प्रोडक्ट हैं, एक्सपीरियंसड प्रोडक्ट हैं, इनमें बहुत चेंजिंग है, इनमें बहुत वैरायटी हैं, बहुत प्रकार के प्रोडक्ट हैं और इनमें बड़ी अप्रत्याशित रूप से या अनविजुअल रेस चल रही है। उस चक्कर में कस्टमर को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार कौन सा प्रोडक्ट खरीदे और इसकी लाइफ कितनी है और यह कब डेड हो जाएगा। अर्थात अब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो गारंटी वाले हैं, ठीक है, गारंटी तक तो वो ठीक चलेंगे, उसके बाद में भी वो कुछ समय तक ठीक चलेंगे, लेकिन फिर उनमें गड़बड़ी आने लगेगी। जब गड़बड़ी आने लगेगी तो उनकी रिपेयरिंग नहीं संभव है। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि ऐसे पहले के दौर में यदि कोई प्रोडक्ट मार्केट से बाहर होता था तो उसको 10 साल लग जाते थे। कोई प्रोडक्ट यदि मार्केट से बाहर होता था तो 10 साल लग जाते थे, लेकिन आज कौन सा प्रोडक्ट महीने में, हफ्ते में, दिन तक में प्रोडक्ट बाहर हो रहे हैं। इस प्रकार का रेस मार्केट में देखने को मिलता है। मैन्युफैक्चरर खुद नया प्रोडक्ट ला करके अपने प्रोडक्ट को बाहर कर रहा है इसलिए ताकि उसकी सेल्स बनी रहे। अर्थात अब यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर के लिए एक्सपर्ट लगे हुए हैं। अर्थात मान लिया, ठीक है, यदि एक प्रोडक्ट बढ़िया सेल्स जनरेट नहीं कर रहा है या बढ़िया प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है तो ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट ले आओ, फिर तीसरा प्रोडक्ट ले आओ। अर्थात नए प्रोडक्ट, नई वैरायटी, नए संस्करण प्रोडक्ट के लाना, यह उनका काम है। लेकिन अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है और जो सेल्समैन है, अब यदि वो बिल्कुल फुटकर रेट में खरीदते हैं तो प्रॉफिट नहीं है। अगर वो थोक रेट में खरीदते हैं तो पता चलता है कि वो माल बिक भी नहीं पाया कि उसका दूसरा वेरिएंट आ गया, उसका दूसरा संस्करण आ गया और तो उसकी तरफ वो आकर्षित होते हैं, उसमें पैसा लगाया, उसका अभी स्टॉक रखा है कि तीसरा आ गया। अब कस्टमर भी क्या करे कि आखिरकार चले, एक बार उसने पैसा लगा दिया, अब फिर उसमें गड़बड़ी हो गई, उसकी समस्या का समाधान हुआ नहीं, अब फिर से वो पैसा लगाए तो अर्थात बार बार कुछ चीज़ों में है, ठीक है, चलो मान लिया पैसा लगाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में पैसा नहीं लगाया जा सकता है या प्रत्येक प्रकार के कस्टमर के बस की बात नहीं है कि बार बार वो पैसा लगाए और साथ ही साथ उसको वो मान लिया बाकी हिस्सा वो उसको बेकार छोड़ दे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहेंगे, बड़ी सिंपल सी बात। एक कलम का एग्जाम्पल लीजिएगा, पेन का एक एग्जाम्पल लीजिएगा कि
बहुत समय तक फाउंटेन पेन चला, जिसमें भरी जाती थी इंक, लिक्विड इंक भरी जाती थी। काम होता था, बहुत सालों तक वो चलते रहे और उनके पार्ट भी सब आसानी से मिल जाते थे। खैर उसके बाद में फिर रिफिल वाले पेन आए, जिसमें रिफिल अलग से पड़ती थी, पेन अलग से होता था। तो ये रिफिल आदमी ने ठीक है डाल दिया और उसके बाद में फिर यूज़ किया और रिफिल खाली हो गए। चलिए कोई बात नहीं, फेंक दिया, लेकिन कलम उसके पास में सुरक्षित कलम कहने सालों चलते थे। खैर उसके बाद में फिर कलम आ गए यूज़ एंड थ्रो वाले, अर्थात तब रिफिल की कीमत 10-20 पैसे हुआ करती थी। चलिए कोई बात नहीं। अब जो फुटकर रेट में सबसे सस्ता पेन मिलता है वो भी 3 रुपए का मिलता है। और इसमें जब हम उस रिफिल को देखते हैं तो पाते हैं कि वह रिफिल बिल्कुल वहीं जो कभी 20-25 पैसे की पड़ती थी, लगभग उतनी ही इंक वाली रिफिल उसमें पड़ी। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि आदमी को इनका इस्तेमाल करना थोड़ा आसान पड़ गया। और पहले होता ये था कि इनका साइज़ काफ़ी कंफर्टेबल होता था, अर्थात लंबाई और मोटाई एक संतोषजनक होती थी। तो आदमी को एक बेटर ऑप्शन मिला और कंज्यूमर ने इसको सेलेक्ट किया। लेकिन अब धीरे धीरे हुआ क्या कि रेट तो नहीं बढ़े, लेकिन उस पेन का साइज और उस पेन की मोटाई कम होने लगी। परिणाम ढंग से पकड़ में भी नहीं आता है। तो अब यहाँ पर मतलब इन यूज एंड थ्रो के चक्कर में पुराने वाले कलम लगभग है वो, लेकिन एक नए वर्जन में है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन पुराने वाले कलम यदि नए वर्जन में है तो और भी ज़्यादा वो महंगे हो गए। लेकिन अब जो ये नए आए तो इनमें इस्तेमाल होने वाला पार्ट तो बहुत कम है, बाकी का फिर इनका कोई इस्तेमाल नहीं है, यूज एंड थ्रो। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि इस मार्केटिंग को देखते हुए या इस प्रकार की जो मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल है, इसको देखते हुए एक कस्टमर का काफ़ी पैसा बेकार जाता है। अर्थात जो पैसा वो खर्च करता है उसका केवल कुछ भाग ही वो बेहतर रूप में इस्तेमाल कर पाता है, बाकी अदर्स पैसा वो बेकार चला जाता है। तो ऐसे ही तमाम सारे प्रोडक्ट हैं जिनका केवल कुछ भाग इस्तेमाल होता है। खैर ये तो एक अलग की बात है। कहने का अर्थ यह कि ये बाजार में एक अलग प्रकार की रेस है। साथ ही साथ अब थोड़ा हम इंफॉर्मेशन या एजुकेशन की भी हम बात कर लेते हैं। एजुकेशन या इंफॉर्मेशन सेक्टर में भी यही दिक्कतें हैं कि आज जो आप पढ़ रहे हैं, बताए ना, कभी 2, 4, 5 या 10 क्लास तक पढ़ने के बाद में सरकारी नौकरी मिलती थी, और आज PhD तमाम प्रकार के डिप्लोमा, तमाम प्रकार की डिग्रियां के बाद भी बेरोजगारी है। कारण कोई भी हो, अर्थात एजुकेशन पुरानी हो रही है। आज हम जिस एजुकेशन को लेटेस्ट मानते हैं और उस पर हम पैसा खर्च करते हैं,
लर्निंग में हम पैसा खर्च करते हैं, उस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने में हम पैसा खर्च करते हैं, लेकिन पता चलता है कि जब तक वो सर्टिफिकेट हमारे पास में आता है तब तक वो एजुकेशन पुरानी हो गई, उसके स्थान पर नहीं आ गई। तो अर्थात ये एजुकेशन इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी या इंडस्ट्री या सेल्स इंडस्ट्री, ये सब इतनी ज़्यादा रेस में है, इतनी ज़्यादा कंपटीशन में है कि यहाँ पर सही निर्णय लेना निश्चित तौर पर एक चैलेंजिंग वर्क है। इसलिए जो भी आज आपको लेटेस्ट लगता है उस पर इन्वेस्ट करके शांत बैठने की आवश्यकता नहीं। तमाम प्रकार के ऑप्शन लाइन में लगे हुए हैं, कब कितने समय आ जाएं अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसलिए फटाफट पैसा लगाओ, फटाफट उसका लाभ उठाओ, क्योंकि यदि स्टॉक में माल रहा या यदि आपने प्रॉफिट के चक्कर में या ऑफ़र के चक्कर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया तो फिर उसको निकालना अपने आप में एक समस्या हो जाएगी। नमस्कार।